हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रपोजल या ऑफर के बारे में, जो कि दिए गए हैं सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब तक हमने बात की कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसको किस प्रकार से फॉर्म किया जाता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के। लेकिन आज की वीडियो में हम ऑफर या प्रपोजल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन दी क्या गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, जो दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that others to such act or abstinence, he is said to make a proposal. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब एक पर्सन एक दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है, अपनी इच्छा बताता है कि वो उससे कोई काम करवाना चाहता है या फिर उसे कोई काम करने से रोकना चाहता है। मतलब यहाँ पर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपना एक ऑफर दिया कि तुम या तो मेरा ये काम कर दो, अगर तुम ये काम नहीं, या फिर उसने बोला कि अगर तुम ये काम नहीं भी करोगे तो मैं तुम्हें इतने ये कंसिडरेशन तुम्हें इन रिटर्न मिलेगा, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर्स टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। उसने क्यों दिया ये? अब उसने ये देखने की कोशिश करेगा क्या सामने वाली पार्टी ने उसकी बात मान ली, या फिर सामने वाली पार्टी ने एक तरीके से उसे एब्सटिनेंस दे दिया कि हाँ ठीक है, अगर तुम मुझे इतने पैसे देते हो तो मैं ये काम नहीं करूंगा। तो इसको बोला जाता है ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो ये क्या है? ये डेफिनेशन है ऑफर या प्रपोजल की। अब इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलते कि ए ने बी को बोला कि अगर तुम मुझे अपनी बाइक दे दोगे 50,000, मैं तुम्हारी बाइक 50,000 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। तो ये क्या है? यहाँ पर एक पर्सन ने अपनी इच्छा बताई, अपनी विलिंगनेस बताई सामने वाली पार्टी को, और अब वो ये जानना चाहता है कि क्या वो पर्सन अपनी असेंट, अपनी वो सहमति के लिए राजी है, क्या वो अपनी बाइक उसे देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक प्रपोजल रेडी हो गया। सेक्शन 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ऑफर या प्रपोजल रेडी हो गया, जहां पर एक पर्सन ने अपनी इच्छा को बताया। ए ने बी को बोला कि क्या तुम अपनी बाइक को मुझे 10,000 रुपए में बेचोगे, सिग्निफाइज टू हिज विलिंगनेस है। अब दूसरा ये भी हो सकता है, जैसे कि ए ने बी को बोला कि अगर तुम मेरी शॉप के सामने अपनी शॉप ओपन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग है। मतलब जो ए है वो बी को बोल रहा है कोई काम ना करने के लिए। तो ये भी एक प्रकार का ऑफर है। अब वो बी पर डिपेंड करता है कि वो उसे क्या बोलता है। अब उसे क्या एब्सटिनेंस देता है या उसे कुछ काम करता है नहीं करता है। तो ये सब क्या है? एक ऑफर है, जहां पर ए ने बी को कोई भी पॉजिटिव भी हुआ या नेगेटिव हुआ कि अगर तुम यहाँ पर अपनी शॉप नहीं खोलते हो तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। तो ये इसको बोलते हैं ऑफर या प्रपोजल। नेक्स्ट है एसेंशियल्स क्या है एक वैलिड प्रपोजल या ऑफर की। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफरर। इसका क्या मतलब है? एक पर्सन जो कि प्रपोजल या ऑफर को बना रहा है उसको प्रोमिसर या ऑफरर कहते हैं। द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी। मतलब जो पर्सन प्रपोजल या ऑफर को रख रहा है उसको बोलेंगे प्रोमिसर या ऑफरर। जैसे ए ने बी के सामने कोई ऑफर रखा तो इसको बोलेंगे ऑफरर। द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, अब जिस पर्सन के लिए ऑफर बनाया जा रहा है उस पर्सन को बोलेंगे ऑफरी। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और एक्सेप्ट। जैसे कि ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हारी बाइक को 50,000 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ए कौन है? ए ऑफरर है, जिसने एक ऑफर रखा है बी के सामने कि मैं तुम्हारी बाइक को खरीदना चाहता हूँ। अब यहाँ पर बी कौन है? बी एक ऑफरी है और उसके सामने एक प्रपोजल को, एक ऑफर को रखा गया है। अब जैसे ही बी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो बी बन जाएगा एक्सेप्टर और उन दोनों के बीच में बन जाएगा एक प्रॉमिस। ठीक है। For a valid offer, the party making it must express his willingness to do, not to do something. एक वैलिड ऑफर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टी उस ऑफर को बना रही है उसको अपनी विलिंगनेस दिखानी होगी, उसको अपनी इच्छा जतानी होगी कि वो उस काम को करवाना चाहती है या फिर नहीं करवाना चाहती है। There must be an expression of willingness to do or not to do some act by the offerer. A willing to sell his house at certain price to B. ए बी को अपना घर बेचना चाहता है, मतलब उसकी इच्छा है कि वो अपना घर उसे बेचना चाहता है। तो वैलिड ऑफर के लिए उसकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए। ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू गेट एक्सेंट। ऑफर जब बनाया जाएगा तो वो दूसरे पर्सन की सहमति जानने के लिए बनाया जाएगा, क्या वो दूसरा पर्सन वो सहमत है या फिर नहीं है। द प्रपोजर मस्ट एक्सपेक्ट एक्सेप्टेंस फ्रॉम द अदर पार्टी। जो प्रपोजर है, मतलब जो ऑफरर है, जो ऑफर को बना रहा है, उसे ये भी एक्सपेक्ट करना होगा कि जो वो उसे सामने वाली पार्टी की एक्सेप्टेंस चाहिए, वो सामने वाली पार्टी से चाहता है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तब वो एक वैलिड ऑफर माना जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ किसी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है। जैसे कि ए ने बी को बोला आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग माई हाउस, इट्स नॉट एन ऑफर।
ए ने बी को बोला कि मैं अपने घर को बेचने के लिए सोच रहा हूँ, ये कोई ऑफर नहीं है, वो जस्ट अपना थॉट उसे बता रहा है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, दैट्स इट। कोई ऑफर उसके सामने उसने कुछ कहा नहीं है कि मैं अपना घर तुम्हें बेचना चाहता हूँ, इतने रुपए में बेचना चाहता हूँ, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो एक वैलिड ऑफर नहीं है। तो ऑफर में क्या होगा, वो सामने वाले पर्सन की एसेंट चाहता है। ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑफर दोनों प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। दस डूइंग इज अ पॉजिटिव एक्ट एंड नॉट डूइंग और एब्सटिनेंस इज अ नेगेटिव एक्ट। नॉनदलेस बोथ दीज एक्ट्स हैव द सेम इफेक्ट इन द आईज ऑफ लॉ। जैसे कि किसी काम को वो करवाना चाहता है तो वो डूइंग वो पॉजिटिव ऑफर है और नॉट डूइंग ये एक नेगेटिव एक्ट है। व्हेन ए आस्क बी आफ्टर हिज कार मीट विद एन एक्सीडेंट विद बीज स्कूटर नॉट टू गो टू द कोर्ट एंड ही विल पे द रिपेयर चार्जेस टू बी फॉर द डैमेजेस टू बीज स्कूटर, इट्स एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग और एब्सटिनेंस। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला, ए की जो कार थी वो बी की कार के साथ, बी के स्कूटर के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब बी के स्कूटर को काफी सारे वो खर्चे होने वाले हैं। तो ए ने बी को बोला कि तुम कोर्ट में मत जाना, तुम पुलिस के पास मत जाना, मैं तुम्हारी जो रिपेयर, मैं जितने भी खर्चे होंगे तुम्हारे स्कूटर के वो सारे के सारे पे करने के लिए तैयार। तो उसने उसके सामने एक ऑफर रखा, उसने उसके सामने जो ऑफर रखा है वो उसे चाहता है कि नॉट टू डू समथिंग, वो चाहता है कि वो कोर्ट में ना जाए और उसके अगेंस्ट केस ना करे, इसके बदले में वो उसे रिपेयर चार्जेस देने के लिए रेडी है। तो ये एक ऑफर है, इट्स एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग और एब्सटिनेंस। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑफर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है जनरल ऑफर, फिर आता है स्पेशल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है, इट इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। ये एक ऐसा ऑफर है जो कि पब्लिक पूरी की पूरी जनता के सामने किया गया है और बहुत बड़े लेवल पर किया गया है, कोई भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है और इस काम को कर सकता है जो इस ऑफर में कहा गया है। In the terms of Section 8 of the Act, anyone performing the conditions of the offer can be considered to have accepted the offer. कोई भी वो पर्सन जो उस कंडीशंस को परफॉर्म कर रहा है माना जाएगा कि उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। Until the general offer is reiterated or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer. जब तक कि जनरल ऑफर को जो जिस पर्सन ने भी ऑफर रखा है वो उसको विड्रॉ नहीं कर लेता या फिर मना नहीं कर देता है उस ऑफर को परफॉर्म करने के लिए, तब तक कोई भी पर्सन अगर उस ऑफर की कंडीशंस को परफॉर्म करता है तो माना जाएगा कि उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है एनी टाइम इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अनाउंसेस अ रिवॉर्ड ऑफ 10,000 रुपीज टू एनीवन फाइंड्स एंड रिटर्न्स इट्स लॉस्ट फाइल। एक कंपनी ने अनाउंस किया कि वो 10,000 रुपए का रिवॉर्ड देगी अगर कोई भी इसकी लॉस्ट फाइल को रिटर्न करके इन्हें वापस देगा। तो ये जनरल ऑफर है जो कि पब्लिक एट लार्ज में किया गया है, कोई भी इसे एक्सेप्ट कर सकता है और डिजायर्ड एक्ट को परफॉर्म कर सकता है। अब एक केस लॉ के बारे में बात करते हैं। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी का जो हुआ था, इस फेमस केस में क्या हुआ था, जो कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी थी इसने एडवर्टाइजमेंट डाले थे बहुत सारे न्यूज़पेपर में कि उस पर्सन को 100 पाउंड्स मिले कि अगर कोई भी पर्सन उसके इस कार्बोलिक स्मॉल बॉल को यूज करेगा, अगर उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है इन स्मोक बॉल्स को यूज करने के बाद तो कंपनी उसे 100 पाउंड्स देगी। मतलब कंपनी ने एक चैलेंज दिया था, एक प्रकार से एक ऑफर रखा था कि अगर इनके स्मोक बॉल्स को यूज करने के बाद भी अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ तो वो उसे 100 पाउंड्स देगी बाय द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शंस। एक लेडी थी मिसेस कार्लिल जिसने इन स्मोक बॉल्स को यूज किया एज पर द डायरेक्शन, जैसे भी उसमें निर्देश दिए गए थे ऑफ द कंपनी, और उस सब के बावजूद भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। Held she could recover the amount as by using the smoke balls she had accepted the offer. तो इस प्रकार से जो वो लेडी है वो अपना जो अमाउंट है वो उसे रिकवर कर सकती है एज बाय यूजिंग द स्मोक बॉल्स, क्योंकि उसने स्मोक बॉल्स को यूज किया फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया तो कंपनी अब उसे उसका अमाउंट देने से मना नहीं कर सकती। अब कंपनी को उसे 100 पाउंड्स पे करने होंगे। आते हैं स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर। एन ऑफर मेड टू अ पार्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। अगर कोई ऑफर किसी पार्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को किया गया है तो ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट इट, तो इसको कहा जाता है स्पेशल ऑफर। ए ऑफर्स टू सेल इज बाइक टू बी फॉर 40,000 रुपीज। अब इस ऑफर को केवल और केवल बी एक्सेप्ट कर सकता है और कोई नहीं। नेक्स्ट है क्रॉस ऑफर। When two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, the offers are called cross offers. जब दो पार्टीज है वो आपस में अपने ऑफर्स को आइडेंटिकल ऑफर्स, मतलब जो ऑफर्स हैं दोनों के पास एक दूसरे के लिए वो सेम है और उसे वो एक्सचेंज करना चाहती है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं है कि वो दोनों जो आपस में एक दूसरे के सामने ऑफर रख रही हैं वो सेम है, तो ऐसे ऑफर्स को बोला जाता है क्रॉस ऑफर्स। देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच अ केस बिकॉज ऑफर मेड बाय अ पर्सन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर्स ऑफर।
जैसे कि ए ने बी को लिखा कि मैं अपनी कार तुम्हें 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, उसी टाइम पर बी ने ए को लिखा कि मैं तुम्हारी कार 2 लाख रुपए में तुमसे खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दोनों की जो ऑफर्स हैं दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों पार्टीज भी सेम हैं, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज भी कर रहे हैं। तो ये केवल एक क्रॉस ऑफर, क्रॉस प्रपोजल है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की एक्सेप्टेंस नहीं थी। मतलब दोनों ने एक दूसरे के सामने ऑफर रखा है, बाई चांस वो आइडेंटिकल है, वो सेम है, तो वो क्रॉस ऑफर है, कोई उसमें एक्सेप्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है काउंटर ऑफर। व्हेन द ऑफरी रिजेक्ट्स द ओरिजिनल ऑफर एंड मेक्स अ न्यू ऑफर, इट इज कॉल्ड अ काउंटर ऑफर। ए ने बी के सामने कोई प्रपोजल रखा, ए ने बी से कहा कि मैं अपना लैपटॉप तुम्हें 30,000 रुपए में बेचना चाहता हूँ। बी ने लिखा कि मैं तुम्हारा लैपटॉप 25,000 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। तो बी ने यहाँ पर एक काउंटर ऑफर बना दिया, क्योंकि जो ओरिजिनल ऑफर था वो था 30,000 रुपए का। अब इसको तो उसने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक नया ऑफर उसने बना दिया, तो इसको बोला जाता है काउंटर ऑफर। इट टर्मिनेट्स द ओरिजिनल ऑफर, इसने ओरिजिनल ऑफर को टर्मिनेट कर दिया। Next is standing offer. An offer that remains open for acceptance over a period of time is known as standing or continuing or open offer. एक ऐसा ऑफर जो कि बहुत लंबे टाइम के लिए एक तरीके से ओपन रहता है एक्सेप्टेंस के लिए, तो उसको बोला जाता है स्टैंडिंग ऑफर। A offers to supply cement to B whenever needed at 300 rupees per bag for the next 6 months. A ने B को बोला कि जब कभी भी उसे जरूरत हो अगले 6 महीने तक वो सीमेंट को 300 रुपीज पर बैग पर बेचने के लिए रेडी है। तो एक स्टैंडिंग ऑफर है जो कि एट द मतलब एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ऑफर स्टैंडिंग रहेगा, ये चलता रहेगा। अब एसेंशियल्स क्या है एक वैलिड ऑफर के, मतलब जब एक वैलिड ऑफर को क्रिएट किया जाएगा तो उसमें कुछ एसेंशियल्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके बिना वो एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। सबसे पहले है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। जब कभी भी एक ऑफर बनाया जाएगा तो उनका इंटेंशन लीगल रिलेशन को क्रिएट करना होना चाहिए। Offer must be such as in law capable of being accepted and giving rise to legal relationship. If the offer does not intend to give rise to legal consequences and creations legal relations, it is not considered as a valid offer in the eye of law. अगर हम जो ऑफर रख रहे हैं उसका उद्देश्य लीगल कंसिक्वेंसेस को राइज करना ही नहीं है, तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं है। A social invitation, even if it is accepted, does not create legal relations because it is not so intended. अगर हमने किसी को सोशल इन्विटेशन दिया है, जैसे कि ए ने बी को बोला कि आज रात तुम मेरे घर पर डिनर के लिए आना, तो जस्ट एक सोशल इन्विटेशन है, लेकिन इसका जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशंस को क्रिएट करना नहीं है, तो एक वैलिड ऑफर नहीं है। ए जोकिंगली सेज आई विल सेल माई कार फॉर 1 रुपीज। ए ने मजाक में कहा कि मैं अपनी कार 1 रुपए में बेचना चाहता हूँ। एक वैलिड ऑफर नहीं है, क्योंकि इसका जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशंस को क्रिएट करना नहीं है। नेक्स्ट है डेफिनिट एंड क्लियर टर्म्स। इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वैज्यू और इंडेफिनिट, अगर एक ऑफर की जो टर्म्स है वो बहुत ज्यादा वैज्यू है, विशाल है और इंडेफिनिट है, तो इसकी जो एक्सेप्टेंस है कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, तो इसको एक्सेप्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। Thus, where A offers to sell B 100 quintals of oils, there is nothing whatever to show what kind of oil was intended. A ने B को बोला कि मैं अपना 100 क्विंटल तेल बेचना चाहता हूँ, लेकिन उसने यही नहीं बताया कि वो कौन सा तेल बेचना चाहता है, तो ये इंडेफिनिट टर्म्स थी उसकी, तो ये एक वैलिड ऑफर नहीं है। दिस ऑफर इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड फॉर वांट ऑफ सर्टेनिटी। फिर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज एसेंशियल। कभी भी ऑफर होगा, जब कभी भी ऑफर रखा जाएगा, तो ये बहुत जरूरी है कि वो जिस पर्सन ने इस ऑफर के कंडीशंस को परफॉर्म किया है उस तक ये कम्युनिकेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो ऑफर का कम्युनिकेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ए पर्सन कैन एक्सेप्ट एन ऑफर ओनली इफ दे न्यू अबाउट इट। एक पर्सन किसी भी ऑफर को केवल तब एक्सेप्ट कर सकता है जब उसने इसके बारे में सुना हो, जब इसको पता हो कि हाँ ये एक ऑफर बनाया गया है। ए अनाउंसेस अ रिवॉर्ड इन अ न्यूज़पेपर बट बी रिटर्न्स द आइटम विदाउट नोइंग अबाउट द रिवॉर्ड, नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ए ने न्यूज़पेपर में डाला कि अगर कोई मेरे इस लॉस्ट बैग को मुझे देगा ढूंढ के तो मैं उसे 100 रुपए दूंगा। बी को पता नहीं था कि एक ऐसा एड न्यूज़पेपर में आया है, एक ऐसा ऑफर रखा गया है, लेकिन बी को एक लॉस्ट बैग मिला, उसने उसे ए को रिटर्न कर दिया। अब वो ए के सामने बोलता है कि मेरे को 100 रुपए चाहिए, क्योंकि बी को इसके ऑफर के बारे में ही मालूम नहीं था, तो यहाँ पर उसकी कोई एक्सेप्टेंस भी नहीं थी, तो ये एक वैलिड ऑफर ना है, तो ना तो ये एक वैलिड ऑफर है और ना ही वैलिड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है ऑफर मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन एसेंट। ऑफर जब कभी भी बनाया जाएगा वो एक एसेंट को ऑब्टेन करने के लिए बनाया जाएगा। द ऑफर मस्ट बी मेड विद द पर्पस ऑफ गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द अदर पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लानिंग टू सेल माई कार इज नॉट एन ऑफर, इट जस्ट शेयरिंग इंटेंट। मैं अपनी कार बेचने के बारे में प्लान कर रहा हूँ, तो एक ऑफर नहीं है, ये जस्ट उसने अपना इंटेंशन शेयर किया है।
इट मे बी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल हो सकता है। एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस बाय द ऑफरर। ऑफरर में आस्क फॉर पेमेंट्स बाय आरटीजीएस, एनईएफटी एटसेट्रा। मतलब जब कभी भी ऑफरर ने एक ऑफर रखा तो वो उसमें कुछ कंडीशंस भी डाल सकता है। एंड द ऑफरी विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। और जो ऑफरी है, मतलब जो पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको उन सारी टर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड माना जाएगा। ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर है वो एक्सप्रेस में भी हो सकता है, इम्प्लाइड में भी हो सकता है। रिटर्न और स्पोकन में है जैसे कि एक्सप्रेस है, और इम्प्लाइड में उसके कंडक्ट, उसके एक्शंस, उसके बिहेवियर ऐसे थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के बीच में बन गया। आप एक बस में बैठे, यहाँ पर आपके और ड्राइवर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपकी बस में बैठते ही आपको उस जो वो सीट है उसका आपको फेयर पे करना पड़ेगा। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है पेइंग द फेयर। ऑफर मस्ट नॉट बी अ मेयर इन्विटेशन टू ऑफर। जो ऑफर है वो मस्ट नॉट बी अ मेयर इन्विटेशन, ये केवल और केवल एक इन्विटेशन नहीं होता है। इनवाइटिंग समवन टू मेक एन ऑफर लाइक एडवर्टीजमेंट्स कैटलॉग इज नॉट एन ऑफर। एक शॉपकीपर ने डिस्प्ले किया एक शर्ट को विद अ प्राइस टैग, दिस इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। ये केवल और केवल इन्विटेशन है ऑफर का, एक डायरेक्ट ऑफर नहीं। ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। जो ऑफर है वो लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करता होना चाहिए। इट मस्ट लीड टू अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप इफ एक्सेप्टेड। ऑफर में भी इधर स्पेसिफिक और जनरल। जो ऑफर है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। एन ऑफर कैन बी मेड टू इधर पब्लिक एट लार्ज और टू द एनी स्पेसिफिक पर्सन। ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द एक्सेप्टेंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली। जो ऑफर है उसमें कोई भी ऐसी टर्म्स नहीं होनी चाहिए एक्सेप्टेंस की जो कि एक तरीके से ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस बना रही है। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते इफ आई डोंट हियर फ्रॉम यू इट मीन्स यू एक्सेप्ट। अगर तुमने इस बात का जवाब नहीं दिया तो मैं समझ लूंगा कि तुम्हारी हाँ है, तो एक वैलिड ऑफर नहीं है। साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि उस पर्सन ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर ही लिया है। तो साइलेंस इज नॉट इक्वल्स टू एक्सेप्टेंस एंड इट्स नॉट अ वैलिड ऑफर।